नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार होंगी। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार महिला जनजातीय उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 18 तारीख को कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 नामों पर चर्चा की और पूर्वी भारत से किसी आदिवासी और महिला नेता को उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की एक महान राष्ट्रपति होंगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, निर्धन, शोषित और उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वो हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। लाखों लोग, विशेष रूप से वे जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से बड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनजातीय गौरव नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की घोषणा की है। ये निर्णय जनजातीय गौरव को नए शिखर पर ले जाने का काम करेगा। इसके लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। द्रौपदी मुर्मू ने शिव मंदिर में साफ सफाई और पूजा अर्चना की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि वे संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की शक्तियों के अनुसार काम करेंगी। झारखंड की पूर्व राज्यपाल ने कहा कि वे समर्थन जुटाने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों से संपर्क करेंगी। एक नजर अब तक के उनके सफर पर। द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा सरकार में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही 2002 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही वो। 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 2015 से 2021 तक वो झारखंड की राज्यपाल रही। छत्तीसगढ़। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों की नई दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। इन दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि श्री सिन्हा की उम्मीदवारी पर सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। कहा कि सभी 17 दलों से बातचीत करके राष्ट्रपति के रूप में यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की अपील की गई है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने का क्या होगा असर, बता रहे हैं हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार। कह सकते हैं और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के इलाके जहां पर की आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है, उनके मन में एक खुशी का भी माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार आजादी के 75वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरे को देश के राष्ट्रपति जो सर्वश्रेष्ठ पद है उस पर सुशोभित करने का प्लान बनाया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही सजी हुई प्रतिक्रिया और साथ ही साथ जो एक तरीके से हम कह सकते हैं समीकरण की भी अगर हम बात करें तो उड़ीसा से पहली बार कोई राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो उनका भी उस तरीके से वेलकम हुआ। और अब क्योंकि झारखंड में वो राज्यपाल रही है और उनकी छवि एकदम बेदाग रही है हमेशा से, और जिस तरीके से उनका अनुभव है, तो निश्चित तौर पर एक महिला सशक्तिकरण की भी जो मिसाल है वो भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी के मुर्मू के रूप में जो चेहरा सामने लाकर दिया है
उसकी चर्चा हो रही है। और लगातार जो यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, उन्होंने लगातार इस तरह की चीजों का वेलकम किया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो जनजातीय समाज है उनको लेकर एक नई पहल की गई है। आपने सुना होगा हाल ही में कुछ दिन पहले जब यहाँ पर बिरसा मुंडा, जो कहा जाता है भगवान बिरसा मुंडा के रूप में झारखंड से जाने जाते हैं, उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी केंद्र सरकार ने मनाने का अनाउंसमेंट किया था। तो किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार जो है जनजातीय समाज को लेकर एक नया मैसेज देना चाहते हैं, और जिस तरीके से वो समाज अब तक एक तरीके से मुख्य धारा में उनकी बातों को नहीं रखा गया था, उसको लगातार रखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर आदिवासी समाज की ओर से अगर देश के सबसे बड़े पद पर कोई सुशोभित होता है तो उससे एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने द्रौपदी मुर्मू से फोन पर बातचीत की और उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। का सर्वसम्मत से जो महामहिम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाया, तो मैं समस्त झारखंड वासी के साथ साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, समस्त आदिवासी समाज और सभी देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। आजादी के बाद पहली बार जिस आजादी की लड़ाई में हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी खून बहाया था, वैसे समाज में एक महिला आदिवासी को महामहिम राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाना दुनिया को एक संदेश देने का काम कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, जहां एक चाय बेचने वाला का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भारत एक ऐसे देश में एक गरीब घर में जन्मे, उड़ीसा के रायरंगपुर जिला जो जमशेदपुर से सटे हुए एक गरीब घर की महिला भी इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ये और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। बाईस जून 1900 स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष की जयंती है। उनका परिवार चटगांव से था जो अब बांग्लादेश में है। गणेश घोष चटगांव जुगांतर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया। पुलिस ने गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे के बाद 1932 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। वे 14 साल तक इस जेल में रहे। 1946 में जेल से छूटने के बाद वे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। वो 1952, 1957 और 1962 में बेलगछिया से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1967 में वे चौथी लोकसभा के सदस्य बने। गणेश घोष अंतिम समय तक देश सेवा के लिए समर्पित रहे। 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड को गोली मारी थी। 3 भाई दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि पुणे शहर के एक छोटे से गांव चिंचवाड़ से थे। भारत में जब 1896-97 में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया था, जिसके आयुक्त वॉल्टर चार्ल्स रैंड थे। आयुक्त रैंड ने निवारक उपायों के नाम पर बर्बर कदम उठाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई। नियोजित उपायों में निजी घरों में प्रवेश, सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा महिलाओं सहित सभी की जांच, अस्पतालों से रोगियों को निकालना और अलग शिविरों में रखना शामिल थे। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया और मंदिरों तथा मस्जिदों में जबरन प्रवेश कर गए। इन उपायों को पुणे की जनता ने दमनकारी माना और शिकायत की, लेकिन कमिश्नर रैंड ने इसकी भी अनदेखी की। पुणे के लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय से निपटने के लिए चापेकर बंधुओं ने बदला लेने का निर्णय लिया। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की हीरक जयंती के अवसर पर चापेकर बंधुओं ने रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी।
आयर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई और 3 जुलाई को रैंड की भी मृत्यु हो गई। चापेकर बंधुओं और उनके 2 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया गया। तीनों भाइयों को दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों मामराज और राम स्वरूप को भी याद करते हैं, जो हरियाणा के भिवानी जिले से थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1931 से 1935 तक किसान गतिविधियों में भाग लिया। वे ब्रिटिश पुलिस पर हमले और नवाब के एक मुखबिर की हत्या में भी शामिल थे। मामराज और रामस्वरूप कुछ समय तक भूमिगत रहे, अम्बाला छावनी पहुंचे और अपने गांव के कुछ सैनिकों के साथ वहां रहे। अंततः उन्हें जून 1937 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या और डकैती का आरोप लगाया गया। मामराज और रामस्वरूप को 22 जून 1938 को फांसी दे दी गई। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड की महिलाएं GSLPS के सहयोग से साबुन बनाकर आत्मनिर्भर बनने के मार्ग पर बढ़ चुकी हैं। इनके द्वारा बनाए गए ग्लिसरीन साबुन अन्य लोकप्रिय साबुन की तरह सुगंधित हैं, जिसकी बिक्री जिले के विभिन्न पलाश मार्ट में की जा रही है। बताया कि महिला स्मार्ट से 50,000 साबुन की आपूर्ति करने का ऑर्डर मिला है। पता चला कि साबुन बनाने का ट्रेनिंग मिल रहा है, तो हम लोग ट्रेनिंग लिए बानो CLF संकुल संगठन में, और मेरी सारी दीदी भी ट्रेनिंग ली साथ में। हम लोग का समूह में 11 सदस्य हैं और सब दीदी पूरा इंटरेस्ट ली और मिलजुल के हम लोग 5 दिन का ट्रेनिंग लिए। महिला सखी समूह की अध्यक्ष सकीना खातून और अख्तरी खातून ने बताया कि महिलाओं के साबुन निर्माण से जुड़ने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुई है। ना वैसा नहीं कट रहा था, और जब से मैं सखी समूह से जुड़ी हूँ तब से मैं पैसा ली, कारोबार की और कुछ आगे निकल गई। उसके बाद जब हमको साबुन का ट्रेनिंग मिला तो उसके बाद मेरी मैंने कहने का मतलब ये है कि मेरा अच्छा ही से जिंदगी कट रहा है। बच्चा के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। किसी से के मांगने की जरूरत मेरे पास नहीं है और किसी के पास हम हाथ फैलाने नहीं जा रहे हैं। और अब अपने आप में कुछ कमा के आप कुछ कर रहे हैं, वो भी जो भी चाह रहे हैं वो अपना खुद से ही हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी से मांगने से, किसी के पास जाने से, हाथ फैलाने से मुंह खाली हो जाता। उससे अच्छा है कि हम अपना काम करके और हम अपना जिंदगी को अच्छा से और अपना बाल बच्चा का भविष्य को अच्छा से बनाना चाहते हैं। और इसको किए हैं, ये काम को हम जब से कर रहे हैं उस टाइम से हमको किसी के ऊपर माने कुछ मांगने का कोई जरूरत नहीं है। खुद से हम अपने जो चाह रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, समझे सर। और जैसा चाह रहे हैं जिंदगी काटने का, बच्चा लोग का भी जो भी तमन्ना है, जो भी मांग है, हर चीज को हम पूरा कर सकते हैं। किसी से हमको मांगने का जरूरत नहीं है। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सकीना खातून है। सवाल की पहले जैसे मैं थी और अभी में बहुत फर्क है। पहले मैं बहुत बेरोजगार थी, अभी रोजगार हो गई और मैं आगे बढ़ भी रही हूँ और हर स्थिति को देखते हुए हर चीज अपने बच्चे के लिए भी पूरा कर रही हूँ और पढ़ाई लिखाई भी कर रही हूँ बच्चे के लिए भी और अपने भी। अब जैसे अपने मन में चाह रहे थे वैसे अभी कर रहे हैं और अपने मजबूरी को अभी दूर कर रहे हैं। अभी हम काम भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और जैसे अभी हम लोग साबुन बना रहे हैं तो उसमें भी हम लोग को फायदा हो रहा है। अभी शुरुआत है पर हम लोग को फायदा होते ही जा रहा है और किसी से हम लोग का मोहताज का जिंदगी नहीं जी रहे, अपना खुला जिंदगी जी रहे हैं। और आगे तक हम लोग और 3 बेटी है, अभी 3 बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं। उन लोग का जरूरतमंद को भी पूरा कर रहे हैं, हर चीज देखते हुए चल रहे हैं और घर को खुद संभाल भी रहे हैं, अपना जिम्मेवारी भी उठा रहे हैं। सर एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अख्तरी खातून। JSLPS की सखी आजीविका महिला समूह से जुड़ी महिलाओं को साबुन निर्माण से हो रही आय के कारण अब उन्हें अपने जरूरत के कामों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, जिससे ये महिलाएं काफी संतुष्ट हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब बात अग्निपथ योजना की। सरकार ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। लेफ्टिनेंट जनरल और सैन्य मामलों के विभाग में अपर सचिव अनिल पुरी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया और रेजिमेंटेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नौसेना का भर्ती कैलेंडर आज से शुरू हो रहा है।
भारतीय नौसेना ने कहा है कि अग्निवीरों को 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मर्चेंट नेवी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। एयर मार्शल सूरज कुमार झा ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश स्तर पर योग्यता और परीक्षा पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी भर्तियां केवल अग्निवीर वायु के माध्यम से की जाएंगी। एयर मार्शल ने बताया कि अभ्यर्थियों की सहायता के लिए 2 हेल्पलाइन शुरू की गई हैं। इनके नंबर हैं 011-2569-9606 और 011-2569-4209 जाएगा। नौसेना के अनुसार 15 से 30 जुलाई तक भर्ती के लिए आवेदन जमा करना होगा। भारतीय नौसेना में पुरुष और महिलाओं दोनों की भर्ती की जाएगी। वहीं अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को प्रशिक्षण समूह में रिपोर्ट करेगा। इस योजना के तहत सभी उम्मीदवारों के लिए नौसेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। झारखंड हाईकोर्ट में नवनियुक्त न्यायाधीश सुभाष चंद को आज शपथ दिलाई गई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने नवनियुक्त न्यायाधीश को इस दौरान शपथ दिलाई। चंद के शपथ ग्रहण के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 21 हो गई है। इसके पहले जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को हाईकोर्ट में शपथ दिलाई गई थी। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 25 पद स्वीकृत हैं। शपथ के पहले रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शाकिर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जारी नियुक्ति वारंट का अंग्रेजी व हिंदी में पाठ किया। शपथ ली है, क्या कुछ रहा है, कितने जज पूरा हो? देखिए, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र, जो कि एडिशनल जज के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ लेकर आए थे, ट्रांसफर होकर आए थे, आज उनका परमानेंट जज के रूप में उनका स्थायी जज के रूप में उनका आज नियुक्ति हुआ है और उसका आज शपथ ग्रहण समारोह हम लोग आज शामिल हुए। एडवोकेट एसोसिएशन और सभी अधिवक्ता, सभी जजेज लोग शामिल हैं और उनको हम लोग झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 12,249 नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण का मामला फिर से बढ़ रहा है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 196 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड में मेयर का चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा, बल्कि गैर दलीय आधार पर होगा। इस संबंध में बनी नियमावली पर कल राज्य कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है। हालांकि मांडर उपचुनाव को देखते हुए कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव नगर विकास विभाग को लेकर आया है, जिस पर स्वीकृति मिली है। साथ ही पुलिस नियुक्ति नियमावली में संशोधन हुआ है। अब पहले अभ्यर्थियों को दौड़ लगानी होगी, इसके बाद ही उसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य में पिछले 2 माह में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस क्रम में 8 जून को विशेष अभियान चलाया गया था। अब 23 जून को प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने नेपाल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना से सूचीबद्ध किसानों में से अब तक 15 लाख किसानों को केसीसी से आच्छादित किया जा चुका है। अन्य बचे हुए सभी बिरसा किसानों को भी केसीसी उपलब्ध कराया जाना है। केसीसी का शिविर प्रखंड स्तर पर लगेगा। इसमें सभी बैंकों के पदाधिकारी सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सचिव के मुताबिक 23 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में प्रमंडलीय मेगा शिविर की शुरुआत करेंगे। इसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार के लाभुकों को शामिल किया जाएगा। जैक द्वारा जारी मैट्रिक और इंटर साइंस के नतीजों में राज्य भर में कोडरमा टॉप पर रहा है। कोडरमा के सबसे ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। इसके अलावा मैट्रिक परीक्षा में राज्य के टॉप 10 की सूची में कोडरमा के 5 छात्र शामिल हैं। मैट्रिक के परीक्षा के टॉप 10 की सूची में
कोडरमा की प्रतिभा वर्मा छठे, अनीस कुमार 8वें और कतरून नदा 9वें स्थान पर, जबकि 2 छात्र 10वें स्थान पर हैं। कोडरमा से मैट्रिक परीक्षा में सबसे ज्यादा 98.126% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि इंटर साइंस की परीक्षा में सबसे ज्यादा 97.64% विद्यार्थी सफल हुए हैं। कोडरमा में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में मिली सफलता का जश्न जिला मुख्यालय में केक काटकर मनाया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पिछले 7 महीने के निरंतर अभ्यास के कारण ही कोडरमा को सफलता मिली है। जो हम लोग लगातार बच्चों का करवा रहे थे लास्ट 8 महीने से, वही आज जो है उसी का आउटकम आज देखने को मिला है, वही रंग लाया है। मैं सभी अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूँ, सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूँ कि एक कीर्तिमान जो है कोडरमा ने खड़ा किया है कि 10वीं 12वीं दोनों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ फर्स्ट डिवीजन का जो परसेंटेज है वो भी जो है इरेशनली हाई है, मैं कहूँगा बाकी जिलों के मुकाबले, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ सिर्फ 25 बच्चे ही ऐसे हैं जो सेकेंड डिवीजन आए हैं और एक भी बच्चा थर्ड डिवीजन नहीं आया है, सभी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं छात्राओं ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर चलाए जा रहे वीकली टेस्ट और रेल प्रोजेक्ट की सराहना की। उन्होंने बताया कि इसके जरिए न सिर्फ उन्हें बेहतर करने का मौका मिला, बल्कि उनकी तैयारियों को भी मुकाम मिल पाया है। या कौन सा वीक पॉइंट रह जा रहा है, तो वो सबको मैनेज करके या टाइम सही से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, OMR शीट भरने में कोई गलती हो जा रही है क्या, तो वो सबको मैनेज करके और फिर ऐसे टेस्ट देते गए और फिर इम्प्रूवमेंट आता गया। तो सब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एक पॉइंट को हम लोग को गौर करना पड़ता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये नहीं आ रहा है। और सर लोग का भी बहुत योगदान रहा, रेल प्रोजेक्ट से लेके प्री बोर्ड तक हम लोग के पूरा सपोर्ट में रहे हैं और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा इस बार। गौरतलब है कि 2 सालों में कोरोना के कारण पढ़ाई बाधित होने के बाद मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थियों की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक रणनीति बनाई थी। इस रणनीति के तहत प्रोजेक्ट रेल चलाया गया था, जिसके तहत हर सप्ताह सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों का टेस्ट लिया जाता था और उस टेस्ट के आधार पर ही उनकी तैयारी होती थी। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के करीब सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 जून को राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। और अब बात उपचुनाव की। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। चुनावी मैदान में इस बार 14 प्रत्याशी डटे हुए हैं। इनमें से 8 निर्दलीय हैं। जिला निर्वाचन की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मोराबादी मैदान से मांडर विधानसभा क्षेत्र के 433 बूथों में मतदान कराने के लिए आज पोलिंग टीम को रवाना किया जा रहा है। 23 जून को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, मतदान दें। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगा कि संवेदनशीलता के आधार पे पूरे जिला का मापन किया गया है और इसमें जो है ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव बूथ, सेंसिटिव बूथ और नॉर्मल बूथ संख्या बताई गई है। साथ ही जो है पास्ट एक्टिविटी वर्तमान परिदृश्य के आधार पर जिले का वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी किया गया है। एक बार फिर बात करते हैं रिजल्ट की। रांची की लड़कियों ने भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। जिन विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रांची में टॉप की हूँ और मैं यही सोच रही थी जब मैं एग्जाम लिखी थी उसके बाद भी कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा और अब रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार,
मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। चतरा के नक्सल प्रभावित लावालौंग ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिव्यांग महिलाएं दिव्यांगता के बावजूद खुलकर जिंदगी जी रही हैं, जो सबों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और गांव वालों के सहारे इनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है। चतरा जिला अंतर्गत लावालौंग प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलदाग पंचायत के साजीबार गांव निवासी पार्वती कुमारी का जन्म के समय से ही हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। संघर्ष भरी जिंदगी के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखरती रहती है। वे किसी तरह चावल और दाल मिलाकर मुंह में डालती हैं और पानी पीकर तृप्त हो जाती हैं। भाई और गांव के लोगों की मदद से उनका गुजर बसर हो रहा है। हम मांग यह करे थी हमरा पैसा दे दे और घर दे दे, तो नहीं खोली तो अब सरकार ने खोल देते। कैसे खोल देते इसे? हम उनको लिखा पढ़ाई जान गई कि कागज दिखाई रोई दी ना भाई विन दवा थी की भाई विन भतीजी विन दवा थी ने दे रखा थी टूटला घर तो खा ही। अच्छा ठीक बार हम यही कहते हैं 8 बजे रात के जन्म भेला और रातों भर से झाड़ी झुड़ी ने कौन कर दिया। गांव के लोगों का कहना है कि पार्वती कुमारी को जन्म के बाद ही झाड़ियों में फेंक दिया गया था, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई वाली कहावत चरितार्थ हुई और गांव के लोगों ने झाड़ियों से उठाकर इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया। दिव्यांग पार्वती कुमारी आज अपने जीवन के 60 से अधिक बसंत भी पार कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी भी सरकारी सहायता का। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार होंगी। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने जस्टिस सुभाष चंद्र को दिलाई झारखंड हाईकोर्ट के स्थायी जज की शपथ। हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हुई 21। राज्य कैबिनेट की बैठक में 3 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य में दलगत आधार पर नहीं होगा मेयर का चुनाव। और मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए किया जा रहा है रवाना।